भारत एक अभूतपूर्व खेल अवसर यानी कि वो इवेंट जो कभी भारत में हुए ही नहीं। हम उस दहलीज पर खड़े हैं यानी कि 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी पर। ये एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है यानी कि एक हिस्टोरिक मूवमेंट होने जा रहा है, जहां हम अपने खेल परिवेश को बदलने के लिए, अपनी इस स्वर्ण धरती पर अधिक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए अपने राष्ट्रीय स्वप्न को साकार करने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निखिल। वेलकम टू मॉडर्न पीई ज्ञान कोश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विजनरी प्रोग्राम की जो इंडिया के ओलंपिक फ्यूचर को एक नई दिशा देने जा रहा है, यानी कि साई का डेटा कलेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। दिस इज एम्पावरिंग फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड कोचेस फॉर ओलंपिक एक्सीलेंस इन 2036। ये इनिशिएटिव स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मेन एम है ग्रास रूट्स लेवल पर टैलेंट को पहचानना, साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और 2036 ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड तक पहुंचाना। इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और ग्रास रूट कोचेस का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि डेटा कलेक्शन का क्या प्रोसेस है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है और कैसे ये सब ओलंपिक एक्सीलेंस के मिशन को सपोर्ट करता है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आपको मिलेंगे इंफॉर्मेशन और विजुअल एड्स जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को और क्लियर बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल भारत की खेल संस्कृति की मूल नींव पर आधारित होता है और एथलेटिक की उत्कृष्टता के लिए उसका पोषण उसके आधारशिला का काम करता है। जितने भी ओलंपिक चैंपियंस हैं या फिर ओलंपिक्स मेडल विनर हैं, कोई भी स्पोर्टिंग लेजेंड है, उन्होंने अपनी जर्नी कहीं ना कहीं स्कूल प्लेग्राउंड से ही शुरू की है, जहां उन्होंने अपने सपनों को पहले भुना है, उसके बाद अपना टैलेंट डिस्कवर किया है। ये स्कूल के माहौल में ही युवा खिलाड़ी को डाला जा सकता है, उनकी शारीरिक क्षमताओं को निखारा जा सकता है और ओलंपिक की जो भावना है उसको पहली बार एक स्कूल में ही विकसित किया जा सकता है। जो ओलंपिक ग्लोरी का जो मार्ग है वो सिर्फ कोई एलाइट ट्रेनिंग सेंटर से ही नहीं निकल रहा, बल्कि वो स्कूलों से निकलता है, जहां पर डेडिकेटेड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और जो कोचेस होते हैं वो एक रॉ टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन की मात्रा को बढ़ाते हैं और एक फाउंडेशन को उनके बीच में ग्रहण करवाते हैं ताकि वो एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे सके। स्कूल स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर ही नहीं होता, बल्कि दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, जहां पे कल के हमारे ओलंपिक हीरोज आज अपना पहला कदम रखेंगे महानता की ओर। जैसे जैसे हम दुनिया के सबसे बड़े खेल यानी कि ओलंपिक्स की मेजबानी की तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों को ये समझना होगा कि ओलंपिक्स का जो मंच है और उस पे जो सफलता हमें जो मिलेगी वहाँ, उस समय हमारे जो स्कूल के जो ढांचे हैं खेल के वो बहुत मजबूत होने चाहिए। अगर हम 2036 में पदकों को जीतने की आशंका रख रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग मेडल्स जीत सकते हैं, तो उसके लिए हमें स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारे टीचर्स को, हमारे कोचेस को उस तरह की ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो एक नींव रख सकें इस तरह के बच्चों को तैयार करने के लिए। इन्हीं के साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई ने एसजीएफआई के साथ मिलकर एक लेटर निकाला है, एक ऑफिशियल लेटर निकाला है, जो सेलेक्टिव फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और ग्रास रूट के जो कोचेज होंगे उनकी पोटेंशियल को स्ट्रेंथन करेगा। उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस तरह से पीयर प्रेशर को हैंडल करना है। हम लोग देखते हैं कि जब ओलंपिक्स गेम्स होती हैं, एशियन, कॉमनवेल्थ या कोई भी एक इंटरनेशनल इवेंट होता है, मेनली तौर पे नेशनल पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे रेफरीज होते हैं जो कितनी परफेक्ट अंपायरिंग करते हैं और उनको पीयर प्रेशर का कोई डर नहीं होता, उसी प्रकार से अगर हाई लेवल पे होगा तो और रेफरीज और अंपायर्स में सारे केसेस ऐसे हैं जहां स्पोर्ट्स और इंडिया एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को, वो जो ग्रास रूट के जो कोचेज है उनको स्ट्रेंथन करना चाह रहा है, जिससे हमारी जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। पूरी डिटेल तो मैं आपको साई के बारे में, एसजीएफआई के बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं साई और एसजीएफआई के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि कभी कभार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। अगर आप लोग हमारी वीडियोज में देख रहे हो, वीडियोज देख पसंद आ रही हैं आपको, तो प्लीज़ एक बार शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में डिटेल, जो हमारा जो आज का जो कंटेंट है ये सब इसी के रिलेटेड है। जो हमारा 2036 का जो ओलंपिक्स गेम को तैयारी कराने का जो हमारा मोटो है, जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं,
वो हमें दिखना चाहिए। तो मैं आपको साई के बारे में बताता हूँ कि जो साई है, दिस इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1984 में, ध्यान रखिएगा 1984 में। और ये जो पिछली बार एक आया था यूजीसी के नेट एग्जाम में कि जो साई एस्टेब्लिश हुआ था वो किस सोसाइटी के एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो मैं ये बताता हूं, इसको हम कहते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट हम इसे कहते हैं, और ये है 1860। रेजोल्यूशन नंबर जरूर याद रखना है इसका, रेजोल्यूशन नंबर है इसका 1/83 साइन डेटेड, ये हुआ था 25 को, हाँ 25/1/1984। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, नोट डाउन कर लो। और ये जो साई है ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, ये ऑटोनोमस बॉडी है फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। और जो इसको हेड कौन करता है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ साई, इट इज हेडेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इस समय नरेंद्र मोदी, ठीक। और इट इज हेडेड बाय पीएम ऑफ कंट्री, ओके। तो आप देख सकते हैं टोटल 43 मेंबर्स हैं। मैं लिखता हूँ इसको, आपको अच्छे से लिखता हूँ इसको, इसमें कितने हैं 43 मेंबर्स होते हैं इसके साई के, ठीक है। 16 आर एक्स ऑफिशियल्स, और इनको नॉमिनेट कौन करता है, इट इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक। 16 एक्स ऑफिशियल्स यानी कि और 43 मेंबर्स होते हैं। और इनकी जो गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी में 28 मेंबर्स हैं, 28 मेंबर्स, ठीक है, जिनमें 16 जो है वो गवर्नमेंट इंडिया नॉमिनेट करती है, और जो 12 हैं वो एक्स ऑफिशियल्स है, 12 एक्स ऑफिशियल्स, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज एसजीएफआई। एसजीएफआई मींस स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इट इज स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, दिस इज 1954, इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1954। इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, लखनऊ नवाबों के शहर, लखनऊ यूपी, लखनऊ यूपी, ठीक है। और इनके प्रेसिडेंट का नाम कौन है, प्रेसिडेंट है दीपक कुमार। आया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दीपक कुमार जो है एसजीएफआई के प्रेसिडेंट है, और इनका सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल, और इनका नाम है अमरजीत शर्मा, जरूर याद रखना। एसजीएफआई के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम दीपक कुमार है, और जो सेक्रेटरी जनरल है वो उनका नाम है अमरजीत शर्मा। ये जो है दिस स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी, इट इज अ स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी। कोई आपसे पूछ ले कि एसजीएफआई क्या है, तो आप बताएं दैट इज अ स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी, जो एनकरेज करती है, प्रमोट करती है और पॉपुलराइज करती है जितने भी रिकॉग्नाइज्ड गेम्स हैं, ओलंपिक्स के, एशियन गेम के या कॉमनवेल्थ गेम्स के, जिनमें अलग अलग बच्चे यानी कि लड़के और लड़कियां स्कूल्स की पार्टिसिपेट करती हैं। स्टेट गवर्निंग बॉडी, इट इज अ स्टेट गवर्निंग बॉडी। एसजीएफआई हमारी है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, ओके। तो ये 1954 में एस्टेब्लिश्ड हुई है। और यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बनता है, जो
वो ये है, इज अ एक्टिव मेंबर इंटरनेशनल स्कूल फेडरेशन, ISF, इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन भी कहते हैं इसको, ISF, ठीक है। ये 1972 में बनी थी, ओके। और इसमें 21 यूरोपियन सिग्नेटरीज नेशन है और 136 मेंबर्स हैं इसके 5 कॉन्टिनेंट्स के, हमारे एशियन के, ठीक है। और इसका जो ISF का हेडक्वार्टर है ये अभी तो लौसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में, लौसाने जगह का नाम है ये। इससे पहले जो था वो ब्रुसेल में था, बेल्जियम में। ये क्वेश्चंस आते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको रिगार्डिंग SGFI एंड साइन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी मेरा जो इसमें ओपिनियन है कि इस तरह से किस तरह से वो जो काम किया जाएगा, वो कैसे काम डेवलप करेंगे ये साइन वाले, स्पोर्ट्स वाले। एक अपनी तरफ से एक थोड़ा सा छोटा सा मेरा ओपिनियन है। अगर आप लोगों का भी कोई ओपिनियन रहेगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम इसको 4 स्टेजेस में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको बात करेंगे, पॉइंट नंबर 1 हमारा जो रहेगा वो रहेगा फाउंडेशन। फाउंडेशन फॉर एविडेंस। फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग। और ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, दिस पॉइंट वुड बी द प्रोग्नोस्टिक पॉइंट फॉर ये जो जितना भी हम लोग आज बात करें कंटेंट जो भी हमारा, इस सब में से सबसे मेन पॉइंट ये होगा। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे आइडेंटिफाइंग टैलेंट अर्ली, जितना जल्दी हम आइडेंटिफाई कर टैलेंट को। और तीसरा पॉइंट होगा हमारा मॉनिटरिंग का स्पेलिंग, progress towards Olympics goals। और 4th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स या फिर ग्रास रूट कोचिज का क्या रोल रहेगा, वो किस तरह से बच्चों को जो है तैयार कर सकते हैं अपने अपने स्कूल्स विद द लिमिटेड फैसिलिटीज। ओके, हमारे 4 पॉइंट्स रहने वाले हैं, हम इसी को जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग। अब ये एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग है क्या? व्हाट इज एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग? इसका मतलब होता है कि हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं एक एथलीट को कि उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरह से चलेगी। अब ये जो डिजाइनिंग और जो एडजस्टिंग है एक एथलीट का ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी कुछ कारणों पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम इसमें बात करें तो हमारा पहला पॉइंट जो रहता है दैट इज रिलायबल डेटा। क्योंकि अगर हमारे पास डेटा ही रिलायबल नहीं होगा तो हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को किस तरह कंडक्ट कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसके लिए हमारा चाहिए होता है रिलायबल डेटा, रिलायबल डेटा। दूसरा नंबर हमें चाहिए रिसर्च वर्क। अपने अपने फील्ड में रिसर्च वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिसर्च करेंगे नहीं तो हमारा फील्ड प्रमोट होगा कैसे? तो हमारे को चाहिए साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग के ऊपर, जो हमारा पहला पॉइंट था। एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग। और थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा इसमें मेजर्ड परफॉर्मेंस
आउटकम्स। ये पहले पॉइंट हमारे 3 मेजर इंपॉर्टेंट है, जिससे हम डिजाइन भी कर सकते हैं, पीरियडाइजेशन का कंसेप्ट भी इसके अंदर ला सकते हैं, उसके बाद हम रिसर्च वर्क कंडक्ट भी कर सकते हैं, और परफॉर्मेंसेस जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या होता है, अक्सर तौर पे हम लोगों को एक चीज देखी जाती है कि हम लोग गेस वर्क में बहुत बिलीव करते हैं। गेस वर्क बोलो या फिर हमारा जो पुराना ट्रेडिशन है, हम उस पर बहुत बिलीव करते हैं। हम लोग एक आइडिया मार लेते हैं कि ये चीज हम ऐसे करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, बीइंग प्रैक्टिकली, राइट। हम प्रैक्टिकली नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी हम लोग जो है गेस वर्क हमारा इतना स्ट्रांग होता है कि हम बोलते हैं कि यह हो जाएगा। तो हम लोगों को इन 3 चीजों पे, जो 3 चीजें मैंने लिखी हैं, रिलायबल डेटा, साइंटिफिक रिसर्च और मेजर परफॉर्मेंस, ये सब तीनों चीजें जो हैं हमारी, दीज आर एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग। तो जो हमारे को मदद करती है कि एक एथलीट को किस तरह से ट्रेन करना चाहिए, एक एथलीट को किस तरह से रिकवर करना चाहिए, और एक एथलीट को किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। देखो जो डेटा है, क्लियर चीज है, एक लिए तो बात बिल्कुल सही है कि जो डेटा है वो हमें क्लैरिटी देता है। डेटा हमें बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बताता है कि हमारे पे क्या चीज ऐसी है जो वर्क कर रही है और क्या चीज जो है वो वर्क नहीं कर रही है। अगर हमारा प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च है, हम लोग बिल्कुल साइंटिफिकली काम कर रहे हैं, इससे हमें पता लगता है कि हम कहीं ओवर ट्रेन तो नहीं कर रहे हैं अपने आप को। अगर ओवर ट्रेन नहीं कर रहे तो हो सकता है कहीं अंडर ट्रेन तो ना कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से भी, ओवर ट्रेनिंग और अंडर ट्रेनिंग से हम अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारा प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च है तो, ठीक है। उसके बाद जब हम कोई ट्रेनिंग को कस्टमाइज करते हैं अपने तरीके के साथ, मतलब थोड़ा उसका जो मीजो साइकिल यानी कि पीरियडाइजेशन का जो कंसेप्ट रहता है आपका, मीजो, माइक्रो और मैक्रो साइकिल्स का, अब आप उसको अपने हिसाब से अगर ट्रेनिंग को कस्टमाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी पॉसिबल हो सकता है कि हर एक एथलीट की स्ट्रेंथ और उसकी जो वीकनेस है उसके ऊपर, क्योंकि हर एक एथलीट की वीकनेस और स्ट्रेंथ तो सबकी अलग अलग ही रहती है, हम उस पर भी काम कर सकते हैं। फिर हम प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि उस एथलीट की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, और प्रोग्रेस को मॉनिटर करना किसके साथ, फैक्ट्स के साथ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओपिनियन नहीं चाहिए यहाँ, गेस वर्क नहीं चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ हमें चाहिए आपका फैक्ट्स कि क्या उसका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या प्लेट्यू पर है, ठीक है। देन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज रहती है कि आपकी सेफ्टी, ठीक है। आप ये सब जितने भी आप इवेंट, जितनी भी आप एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हो, क्या आप इंजरीज को मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल से एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा आपको, इस सब करने के लिए आपको बिल्कुल प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे एक जगह मैं लिख देता हूं यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड, एक जगह मैं लिखता हूं यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, और यहां मैं लिख देता हूं एविडेंसेस बेस्ड अपग्रेड। ईडब्ल्यू का मतलब हो गया एविडेंस बेस्ड, ठीक है। हमें क्या क्या चीजें अपग्रेड करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं, वही गेम से हम दूसरी गेम में कोई खेलते हैं, स्विच करते हैं, तो हम देखिए हमारा जो वार्म अप रहता है वो सेम रहता है ना, कोई डिफरेंट नहीं रहता। तो ट्रेडिशन में मैं कह सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि सेम वार्म अप फॉर ऑल एथलीट्स, ठीक है। अब इसमें एविडेंस किस तरह से आएगा, एविडेंस बेस्ड अपग्रेड हम कर सकते, हम वार्म अप को टेलर, वी कैन टेलर द वार्म अप, राइट। हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसका वार्म अप करवा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि जो वार्म अप रहेगा इट विल बी टेलर्ड, मतलब क्या होगा इसका, पर्टिकुलरली टू स्पोर्ट और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, राइट। सिंपल सा पॉइंट। दूसरा नंबर है, हम हमेशा क्या करते हैं, किसी का फिटनेस लेवल को उसकी बॉडीली शेप को देखकर उसका फिटनेस लेवल को गेस करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा है, मैं यहाँ कह सकता हूँ गेसिंग फिटनेस लेवल, ठीक है। अब इसको हम लोग साइंटिफिकली और एविडेंस बेस में किस तरह से करेंगे, रेगुलर टेस्टिंग, हम रोज टेस्ट करेंगे क्या उसकी इंप्रूवमेंट शो हो रही है कि नहीं, हम रेगुलर टेस्टिंग करेंगे। व्हाट वी डू, विल डू रेगुलर टेस्टिंग। अब रेगुलर टेस्टिंग कैसे होंगे, हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं, अलग अलग टेस्ट हैं। आप
हमें पता है हमारे पास स्ट्रेंथ का टेस्ट है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट है, हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के टेस्ट हैं, बीप टेस्ट फॉर एग्जांपल, यो जो टेस्ट है, ठीक है, ये सब टेस्ट के नाम है। तो हम टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग टेस्ट एंड मेजरमेंट्स टेक्निक्स करके। फिर तीसरा नंबर जो बहुत हम लोग यूज करते हैं जिसको, और वो होता है किसी भी एक कोच का ऑब्जर्वेशन कैसा है। भाई राइटिंग मेरी बेकार है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कोचिंग का ऑब्जर्वेशन, एक कोच अपनी ऑब्जर्वेशन दे देता है कि वो एथलीट कैसा है, एकदम देख के, मतलब वही बात हो गई गेसिंग वाली। लेकिन हम इसको गेस ना करते हुए एविडेंस बेस्ड में क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज कैसे करना है ये भी क्वेश्चन है। वीडियो एनालाइज करेंगे, फोटो एनालाइज करेंगे, उसकी हार्ट रेट को ट्रैक करेंगे, क्या कितनी हार्ट रेट कितनी डिक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है। रनिंग कर रहा है अगर वो मान लो फार्टलेग ट्रेनिंग कर रहा है या फिर वो कंटिन्यूस मेथड यूज कर रहा है, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, किस तरह चल रहा है, वैलिड मेथड है, स्लो मेथड है। तो ये सब चीजें ये हम कैसे काम कर सकते हैं, फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली, गेस के अकॉर्डिंगली बिल्कुल नहीं करना काम। तो हम इसमें क्या सकते हैं, हम वीडियो एनालाइज कर सकते हैं, वीडियो एनालाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट रेट को ट्रैक कर सकते हैं, हार्ट रेट ट्रैकिंग। तो दिस इज बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है ये कि हम, मेरा एक ओपिनियन है कि किस तरह से जो साई वाले हैं वो किस तरह से काम करेंगे, ठीक है। फिर जो सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है, दैट इज आइडेंटिफाइंग टैलेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई टैलेंट, टैलेंट को आइडेंटिफाई करो एज अर्ली एज पॉसिबल। देखो अब होता क्या है, व्हाट इज दिस, मतलब क्या है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। ये है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द चिल्ड्रन या फिर एक एथलीट या फिर एक एडोलसेंस जिसको अपना पोटेंशियल पता है ना, और उसकी जो पोटेंशियल है वो एक हाई लेवल परफॉर्मेंस तक, ऊपर तक किस तरह से वो जाएगी, है ना। वो एलाइट मतलब टॉप लेवल का मैच्योर एथलीट नहीं, लेकिन उसको उसकी पोटेंशियल का पता है कि भाई वो कर सकता है। दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। अब इसमें फोकस क्या क्या है हमारे, क्या क्या चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं। हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं नेचुरल एबिलिटी की, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है हम लोग। हम क्या कहते हैं, स्पॉटिंग नेचुरल एबिलिटी। नेचुरल एबिलिटी एज, वो कहते हैं ना, एसएप वर्ड यूज करते हैं, एसएप, ये दिल कहां से बन गया, एसएप, एज सून एज पॉसिबल, यानी कि एज अर्ली एज पॉसिबल वाला सीन है यहाँ, ठीक है। जब हम स्पॉट कर लेते हैं किसी एक नेचुरल एबिलिटी, उसको नर्चर करना है, हमें उसे खिलाना है। एक फूल है, फूल की टहनी आपने लगाई, उसको पानी दोगे, उसका ध्यान तो रखोगे ना ताकि वो अच्छा दिखे, डेकोरेट हो रहा तो अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, वो उसकी खुशबू अच्छी आए। फिर उसके बाद हमें स्पॉट करने के बाद हमें नर्चर करना होता है, ठीक है। और नर्चर कैसे करोगे, बाय स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देनी है। लेकिन ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि आपने मन किया, आपने ये उठा लिया फिर ये कर लिया, वो ना, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक वे ऑफ रिदम होना चाहिए, वो प्रॉपर स्टेप टू स्टेप होना चाहिए, साइक्लिक मेथड होना चाहिए। तो नर्चर करना है उसको, कैसे करना है, स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग से, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे क्वेश्चन ये आता है कि अब जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि यार मैं ये वीडियो क्यों देखूं, मुझे क्या फायदा मिल रहा है। ये हम फायदा इस वीडियो से ये मिला कि हमारी जो प्लानिंग है 2026 वाली ओलंपिक्स को लेके, वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। हमें बताना है कि हम भारतवासी जो हैं किसी से कम नहीं है, अगर हमको लेना तो हम उसे पूरा करके छोड़ते हैं। तो ये 2036 का जो हमारा विजन है ओलंपिक्स करेक्ट कराना हमारे इंडिया में, उस तरह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो उस तरह से काम करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना स्टेप तो उठा लिया है, अब अगला कदम है हम लोगों का सपोर्ट करने का। तो आप मेरी वीडियो सिर्फ इसलिए मत देखिए कि ये सिर्फ एक आपको टाइम पास लग रहा है या फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, नहीं। मेरी कोशिश ये रहती है कि हाँ, मैं अभी पक्का नहीं हूँ इतना कंफर्म, मतलब कहने के इतना मैं
कॉन्फिडेंस नहीं मेरे अंदर नहीं आ रहा है कि भाई मैं आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या आपको मैं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, मुझे आपके आइडियाज़ की ज़रूरत है किस तरह से मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये मेरे पहल है, दिस इज़ माई बिगिनिंग की आप लोगों को समझाने की। जो चीज़ मैंने समझी है क्या मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, आगे रिस्पॉन्स आपको देना है एनालाइज करके आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा इसमें। मैं इस चीज़ की गारंटी आपको ज़रूर है, थोड़ा ही सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। अब हमें आइडेंटिफाई क्यों करना टैलेंट को जल्दी, वो भी जल्दी से जल्दी क्यों आइडेंटिफाई करना। बाद में भी तो कर सकते हैं हम लोग, बोले कि हम खेलते रहते हैं, हम तो प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली टेक्निक उसको नहीं पता। खेलना सब जानते हैं, अब कोई गेम है वो इंजॉयमेंट के लिए खेल रहा है, रिक्रिएशन के लिए खेल रहा है, लेकिन खेल तो रहा है ना, पर उसको एक लेवल तक पहुंचाना, एक कंपटीशन के लेवल तक पहुंचाना वो बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये चीज़ें करनी क्यों है, हमें ये इसलिए करनी है क्योंकि जितनी भी जो ओलंपिक लेवल की जो बाहर फॉरेन में हम देखते हैं, जितने भी ओलंपिक के जो एथलीट्स होते हैं वो सब अपना जो कैरियर होता है जो उनका, वो बचपन से शुरू कर देते हैं। दे स्टार्टेड डूइंग देयर ट्रेनिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एज इन द चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड से शुरू कर देते हैं। ठीक है, जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे उतना जल्दी, वो कहते हैं ना हमारे दिमाग में कुछ खड्डे होते हैं पड़े हुए, दैट इज नोन एज कॉन्वोल्यूशंस। उसमें क्या होता है, जितना स्पेस होता है ना, वो जितना स्पेस बड़ा होता है ना, उतना ही नॉलेज, उतनी ही कैपेसिटी ज्यादा आती है, उतनी ही चीजें दिमाग में ज्यादा बसती है। ओके, तो यही चीज बचपन से अगर करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे, हमारी मसल मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो हमारे को पूरी उम्र के लिए, वो कभी भी हम लोगों को भूलेगी नहीं। ठीक है, तो पहला नंबर तो ये पॉइंट आ गया कि ट्रेनिंग जो होती है वो चाइल्डहुड से शुरू करनी है। ठीक है, चाइल्डहुड से होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे हम लोगों को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान चाहिए, छोटा प्लान नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान चाहिए, लंबा। ट्रेनिंग उनकी कराते रहनी चाहिए, यानी कि पीरियडाइजेशन का कंसेप्ट जो है, जो पीरियडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पीरियडिकली बच्चा ग्रो करेगा वो एक प्रॉपर भी रहेगा और सिमेट्रिकल भी रहेगा, और उसकी जो पोटेंशियल होगी वो डे बाय डे इंक्रीज होगी। तो हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान, जिसे हम पीरियडाइजेशन के नाम से कह सकते हैं। उसके साथ साथ अब अगर हम जल्दी से जल्दी बच्चे की ट्रेनिंग शुरू करते हैं, आप देखिए बच्चे का मेंटल लेवल है, बच्चे का जो फिजिकल लेवल है, बच्चे की जो फिजिकल स्किल है, उसको शेप मिल जाती है ना, उसको एक आइडिया मिल जाता है। वो क्लियरली वो एक पर्टिकुलरली किसी एक गेम पे फोकस करेगा, गेम अपने स्ट्रेंथ को और निखारेगा बाहर, और वो अपनी गेम को और स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, मेंटल एंड फिजिकल स्किल इंप्रूव होती है अर्ली, मेंटल एंड फिजिकल स्किल इंप्रूव्स। इसके साथ मेरे लगता है इसमें एक पॉइंट और ऐड हो सकता है, और वो ये है कि हमारा टाइम जरूर बचता है। ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोसेस है, लेकिन हम जब उस काम स्टार्टिंग से करा रहे हैं और वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि एकदम से शुरू किया और एकदम से बोला भाई चल भाई 50 किलो का वेट मार स्टार्टिंग से शुरू कर देना, ऐसा नहीं है। तो मेरे को लगता है कि हम लोग यहाँ पर टाइम सेव कर सकते हैं, सेव अवर टाइम। अगर टाइम सेव हो रहा है तो इट मीन्स टाइम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो हमारा रिसोर्स भी हमारा सेव कर सकता है। सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेज। अब ये टाइम और रिसोर्सेज सेव करेंगे, हमारा जो एफर्ट है, ठीक है, वो हमारा एफर्ट जितना लगना चाहिए उतना ही लगेगा, ना कम लगेगा ना ज़्यादा लगेगा। ठीक, उसके बाद आता है अगर हमें टैलेंट फाइंड आउट कर लिया ना, तो जो हमारा देश है ना, वो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स को प्रोड्यूस करवा सकता है। अभी भी करता है लेकिन उस समय और क्वांटिटी में हो जाएगा। तो वी कैन प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, है ना। ये वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हमें कहाँ के लिए चाहिए, ध्यान रखिए, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हमें चाहिए 2036 तक ओलंपिक्स गेम में हमें गोल्ड ऑफ द गोल्ड लाना है। गोल्ड से कम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, गोल्ड का मतलब गोल्ड,
ठीक है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हम करेंगे मेहनत। हम भारतवासी मेहनत करते ही हैं, आपको पता ही है, भारतीय हैं, मेहनत का तो हमारे खून में है, मेहनत तो करना जानते ही हैं हम लोग। प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, कुछ कैटेगरीज हैं, किस कैटेगरी से क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे चीज़ें डेवलप होती हैं, ये मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मैं यहाँ पे चीज़ लिखता हूँ कैटेगरी, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ साइन ऑफ टैलेंट। कैटेगरी एंड साइन ऑफ टैलेंट, यानी कि हम एक पहली करें कि फिजिकल एबिलिटी किस तरह से डेवलप कर सकते हैं हम। फिजिकल एबिलिटी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? बाय डेवलपिंग स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज, ठीक है, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज भी आती हैं इसके बीच में। इसके बाद स्किल की परफॉर्मेंस, दिस इज अ फिजिकल एबिलिटी को इंप्रूव कर रहे हैं हम, अब हम कर रहे हैं स्किल की परफॉर्मेंस को। स्किल की परफॉर्मेंस किस तरह से इंप्रूव की जा सकती है? दैट इज क्विक लर्निंग मेथड, क्विक लर्न करके, ठीक है, प्रिसीशन होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। एंड देन दूसरा रिएक्शन टाइम, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है रिएक्शन टाइम। अगर आपका रिएक्शन टाइम अच्छा है तो आपकी लर्निंग बहुत फास्ट होगी, आप प्रिसीशन अच्छा होगा। फिजिकल एबिलिटी हो गया, स्किल परफॉर्मेंस हो गया, मेंटल टफनेस। अब मेंटल टफनेस कैसे होती है? मेंटल टफनेस होती है फोकस करने से, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में, आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो अच्छी होनी चाहिए। देखिए एक कहावत होती है स्पोर्ट्स में, अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको अपने से ताकतवर के साथ लड़ना होगा। अगर आप अपने से नीचे वाले के साथ लड़ रहे हैं तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। कॉम्पिटिटिवनेस होना ज़रूरी है, कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको पर्सनल ग्रोथ लानी है, पर्सनल गेन लाना है। तो मेंटल टफनेस कैसे आएगी? ये आए फोकस पे, फोकस करने पे, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पे, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चीज से आएगी, ठीक है। देन आप फोर्थ नंबर पे मोटिवेशन, मोटिवेशन और एटीट्यूड। कोई इसको एटीट्यूड कहते हैं, कोई एटीट्यूड कहते हैं, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, जैसे आपको ठीक लगे, बात समझ में आनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये सब कैसे होगा? मोटिवेशन कैसे आएगी? जब आपको किसी खेल के प्रति प्यार होगा, यानी कि स्पोर्ट, लव फॉर स्पोर्ट, लव फॉर स्पोर्ट। मोटिवेशन तब भी आएगी जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे, डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करो, डिसिप्लिन में रह के खेलो, तो भी आपको मोटिवेशन आएगी। आपका एटीट्यूड जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का तो डिसिप्लिन वैसे ही गहना होता है, इट इज एन ऑर्नामेंट ऑफ अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है। और इसके बाद होगा मोटिवेशन। हाँ, एक चीज से मोटिवेशन और आती है, आपको एफर्ट मारने से, अपनी तरफ से खुद एफर्ट मारना, सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। एफर्ट बिलीफ कहता हूं। अब इसमें हमारा क्या रोल है? व्हाट इज आवर रोल एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, या फिर एक कोच हो गए ग्रास रूट, यानी कि छोटे लेवल पे जो कोचेज हैं, उनका क्या रोल रहा है इन चीज़ों को लेकर? इन चीज़ों को लेकर किस तरह से आपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है अर्ली? आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स या फिर एथलीट। स्टूडेंट्स नहीं बोलूँगा मैं, एथलीट ही बोलूँगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपने दी है, क्रिएट अपॉर्चुनिटी, create an opportunity for multi-sport एक्सपोजर देना है मल्टी स्पोर्ट का, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर तो करता ही है ये काम, रिकॉर्ड करता है हर एक परफॉर्मेंस को, कि कॉपी में, पेज में, चाहे आजकल तो डिजिटल का ज़माना है,
टैबलेट्स होते हैं, फ़ोन्स हैं, आजकल तो बहुत सारी गैजेट्स आ रखे हैं जिसमें आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सेकंड काम करना है रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। जो भी एक एथलीट परफॉर्म कर रहा है उसी परफॉर्मेंस को आपने रिकॉर्ड करना है। परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब क्या क्या आ जाएंगी, स्कोर्स आ जाएंगे, डेटा आ जाएगा, किसी प्रकार का क्वांटिटेटिव डेटा, न्यूमेरिकल डेटा आ जाएगा। मे भी हो सकेंगे जगह पे तो क्वालिटेटिव अप्रोचेस भी लगती हैं। ओके, देन आपको ये रिकॉर्ड बना ली, ये नहीं कि रिकॉर्ड बना लेता उसको फेंक दिया, रख दिया कहीं, इसको आपको स्टोर करना है अच्छे से, इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है। ये की फाइल्स, फाइल बनाओ, की फाइल्स, डिजिटल लॉग फॉर ईच एथलीट। ओके, फिर एक काम और कर सकते हैं जो चलता है ग्रास रूट लेवल पे, बहुत ज़्यादा चलता है, और वो होता है कि टूर्नामेंट्स। कौन सी टूर्नामेंट? लोकल टूर्नामेंट। एक एरिया से बच्चे बुलाए, दूसरे एरिया के साथ भिड़ा दिए, खिला दिए, खिलाते रहे खिलाते रहे। ये भी तो एक तरह का एक्सपोजर ही होता है, बच्चों को मौका मिल रहा है अपने घर के बाहर किसी और से compete करने का, उनकी पोटेंशियल जानने का और अपनी वीकनेस का जान के अपने उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि एनकरेज लोकल कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, एनकरेजेस लोकल कॉम्पिटिशन्स। और अगर आपको लगता है कि कोई प्लेयर बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप जो है हायर अथॉरिटी को, यानी कि हायर अथॉरिटी को आप उनको रेफर कर सकते हैं। रेफर एन आउटस्टैंडिंग, रेफर एन आउटस्टैंडिंग एथलीट। आउटस्टैंडिंग एथलीट को रेफर करो, लेकिन रेफर कहाँ करना है आपको? आपको करो किसी कोई जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोचेज होंगे या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कोई भी कोचिंग प्लेस है, या साई वाले हो गए। ठीक है, साई के अलग अलग सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आप उनको जो है रेफर कर सकते हो उस प्लेयर को, तो वो वहाँ पे उनको डायरेक्ट एडमिट कर लेते हैं और वो आगे की ट्रेनिंग को फर्दर आगे शुरू करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। नीरज चोपड़ा, जेवलियन हमारे हैं ना, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, उन्होंने जब अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी वो उन्होंने बचपन से शुरू कर दिया था काम। और इसी के साथ पीवी सिंधु, बैडमिंटन की स्टार प्लेयर, बोथ आर ओलंपिक मेडलिस्ट। ठीक है, कहते हैं पीवी सिंधु ने मात्र 10 साल की उम्र से बैट खेलना शुरू कर दिया था। तो ये जितनी हम अर्ली एजेस में, अर्ली स्टेज में एक टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उतना ही हमारा जो देश का जो भविष्य है वो अच्छा होगा, और जो निर्माण में जो पिलर्स लगे हुए हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक, ये हमारे हो गए 2 पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट हो गए हमारे यहाँ पर? एक हमारा हो गया यहाँ फाउंडेशन हो गया, आइडेंटिफाई हो गया। आप कमेंट ज़रूर करिए, आप बताइए कि कोई चीज़ और इसमें ऐड हो सकती है। ये तो एक मेरी तरफ से मेरा एक ओपिनियन भी है, और मेरा जितना मेरे को समझ आया इन चीज़ों पे, तो मैंने वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तीसरा है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टूवर्ड्स ओलंपिक गोल्स। थर्ड पॉइंट इज मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। मॉनिटरिंग टूवर्ड्स ओलंपिक। अब इसका मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि हम लोगों को ट्रैक करना है, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। ठीक है, देखना है, एनालाइज करना है। ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है टाइम टू टाइम, जिस तरह की हमने बोला है कि उस एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये होगा कैसे? अगेन डेटा से। कहाँ से होगा? डेटा से होगा। ठीक है, क्या उनका लेवल इतना इम्प्रूव हो रहा है कि वो ओलंपिक के लिए वो जा सकते हैं, लड़ सकते हैं? तो दिस इज द मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। ओके, इससे क्या होगा? एक कोच जो है, जो या फिर एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है, वो अपनी ट्रेनिंग को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकता है प्लेट्यू। आप देखिए प्लेट्यू क्या है, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। ठीक है, एंड उसके माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट कर सकता है। ठीक है, सेलिब्रेटिंग द माइलस्टोन्स। होता कैसे है देखिए, हाउ इट वर्क्स अगेन।
क्वेश्चन, ये चीज ना आपकी लाइफ कभी नहीं छोड़ेगी। जिसकी चीज में लाइफ में ये चीज है ना, ये कड़छी, सब्जी बनाने वाली नहीं, क्वेश्चन पूछने वाली ये कड़छी है ना, दैट मीन्स की डेवलपमेंट उसकी भी चल रही है। तो ये चीजें होती कैसे हैं? ये होती हैं, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, इसमें है कि परफॉर्मेंस ग्राफ ओवर टाइम। आपको एक ग्राफ की प्रिपरेशन लेनी पड़ती है, ग्राफ की मदद लेनी पड़ती है। आप देखिए, मान लो दिस इज योर एक ग्राफ है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, जो मर्जी ले लो, नीचे एक्स ले लो, ऊपर वाई ले लो। जो आपका एक्स एक्सिस है, दिस शोज योर टाइम एंड शोज योर स्पीड। हम बात करें, हम इसमें देख रहे हैं कि एक लाइन ग्राफ ड्रा कर रहे हैं कि एक एथलीट की परफॉर्मेंस कैसी है, एथलीट की कैसी है जो 6 मंथ से प्रैक्टिस कर रहा है कंटिन्यूसली। तो दिस इज अ स्पीड, ये उसका टाइम है कि वो कितने टाइम तक उस जा रहा है, ये उसकी स्पीड है कि कितनी स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो आप यहाँ टाइम लिख सकते हैं कि ये जनवरी से जून तक का टाइम आ गया, जनवरी से जून तक का टाइम आ गया, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, ये आप टाइम शो कर रही है, और ये स्पीड। अगर ये आपका इम्प्रूव करता है, मतलब विद द पैसेज ऑफ द टाइम, आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी जो ट्रेनिंग की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। ये मतलब सिंपल से ग्राफ में रिप्रेजेंट किया और सिंपल से ग्राफ ने आपको बता दिया। ओके, ये क्लियरली बताता है कि क्या एक प्लेयर इंप्रूव कर रहा है कि नहीं। अगर ये आपकी अगर ये इस तरह से है, इट मीन्स कि एक एथलीट इंप्रूव कर रहा है। अगर ये ग्राफ आपकी इस तरह से आती है, इसका मतलब ये है कि प्लेयर इंप्रूव नहीं कर रहा, डिक्रीज हो रहा है। और ये चीज अगर बिल्कुल ये स्टेबल है, इसी तरह से सीधी स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे जा रहा है, दैट कंडीशन इज नोन एज प्लेट्यू। एक स्पोर्ट्समैन में प्लेट्यू आता है एट द टाइम ऑफ रिकवरी, एट द टाइम ऑफ सेसेशन। ठीक है, ये दिस इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट कि ये किस तरह से होता है, सेसेशन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, पीरियडाइजेशन किस तरह से बनाया जाता है, ये कभी हम अलग बात करेंगे जब हम साइंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। अभी हम टॉपिक, थोड़े छोटे से टॉपिक को थोड़ा सा मैं डीपली एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं। दिस इज नोन एज प्लेट्यू। ठीक है, मतलब जहाँ पे ग्रोथ जो ना रुक जाती है, खड़ी हो जाना, जिस दैट इज नोन एज प्लेट्यू। ओके, दिस इज नोन एज परफॉर्मेंस ग्राफ। एक होता है ये लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है, पाई ग्राफ, पाई चार्ट, अलग अलग प्रकार के ग्राफ होते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम शो कर सकते हैं कि इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके बाद एक चीज होती है रेडार चार्ट। मैं बताता हूँ यूज कहाँ होता है रेडार चार्ट, इसको हम कहते हैं स्पाइडर वेब चार्ट। ठीक है, ये किसकी चीजों पे यूज होता है? ये यूज होता है आपका स्पीड पे। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं इसको हाईलाइट कर लो, इसको आप नोट कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है चीजें। ये आपका स्पीड हो गया, आपकी स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है, आपकी एजिलिटी, स्टेमिना, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, तो ये बताता क्या है, जो रडार चार्ट होता है ये बेसिकली होता है गैप। ये गैप बताता है आपका, कौन सा गैप बताया ये? दिस शोज द रडार चार्ट क्या बता रहा है आपको? गैप के बारे में बताता है। कौन सा गैप होता है? ये स्किल गैप बोलते हैं इसको। ठीक है, स्किल गैप, और उनको स्ट्रेंथन, किस तरह से उसको स्ट्रेंथ किया जा सकता है, ये रडार चार्ट की वजह से हमें पता लगता है। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट होती है उसको बैलेंस रखता है। ठीक है, बैलेंस, इट हेल्प इन बैलेंसिंग द, क्या हो रहा है, बैलेंसिंग दी डेवलपमेंट। ओके, और ये जो चार्ट जो होता है ये वाला, ये चार्ट जो होता है बेसिकली दिस इज बेस्ट बोलो या बोलो, जितने भी मल्टी स्पोर्ट या जो हम कोई किसी की जर्नल फिजिकल प्रिपरेशन करवाते हैं ना, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट चार्ट होता है रडार चार्ट या स्पाइडर वेब चार्ट। किस लिए होता है? जहाँ तो मल्टी स्पोर्ट के लिए जरूरी होता है और दूसरा जर्नल प्रिपरेशन के लिए। मल्टी स्पोर्ट के लिए जरूरी है
या मल्टी स्पोर्ट या फिर फिजिकल प्रिपरेशन। कौन सी वाली? जर्नल, स्पेसिफिक नहीं, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? परफॉर्मेंस ग्राफ ओवर टाइम। एंड द सेकंड पॉइंट इज हमारा ट्रेनिंग टाइमलाइंस। ट्रेनिंग टाइमलाइंस, माइलस्टोन। अगर ऊंचे पर्वत पे चढ़ना है तो ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी और उसके साथ साथ हमें डेडिकेटेड तो रहना पड़ेगा। अब टाइमलाइन को किस तरह से देखना है? फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक चीज देख लेते हैं कि आज 2025 है, 2025 से 2036 के बारे में बात कर लेते हैं। 2025 की टाइमलाइन से लेकर 2036 तक हम लोग कितना डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल सोच लो हम ओलंपिक्स खेलने जा रहे हैं, हमने ट्रेनिंग शुरू करी 2025 से आज 2036, यानी कि 11 साल में हमने कितना डेवलप किया, कितनी कितनी प्रोग्रेस इंप्रूवमेंट हुई है, हम उसको देखेंगे बारी बारी करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या चीजें देखेंगे, इन बीच में हम देखेंगे कि हमारे पास कितने मेडल्स आए, हमने कितने डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स लड़ी, उनमें डिस्ट्रिक्ट मेडल्स कितने थे, कितने डिस्ट्रिक्ट के मेडल्स आए, ठीक है। स्टेट में कितनी बार हम चैंपियन बने, स्टेट चैंपियन बने या स्टेट में सिलेक्शन हुई हमारी, ठीक है। हमने कितनी बार नेशनल कैंप लगाए, इस चीजों को हमने, ये सब टाइमलाइन, हमने सब चीज, टाइमलाइन का मतलब ईच एंड एवरीथिंग। एक पीरियडाइजेशन में एक साल में आपने कितनी कितनी एक्टिविटीज की, क्या क्या किया, आपको सब चीजें देखनी है। और 2025 से लेके 2036 तक कितनी बार आपने इंटरनेशनल कंपटीशन को लड़ा है, कितनी बार इंटरनेशनल मीट आपने किया है, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ आती हैं? ट्रेनिंग टाइमलाइन पे आती है। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है, ये लॉन्ग टर्म, हम कह सकते हैं कि इट इज अ लॉन्ग टर्म पाथ फॉर ओलंपिक। जो एक जिसने ओलंपिक का सपना देखा है उसके लिए ये ट्रेनिंग टाइमलाइन होना बहुत जरूरी है। और इससे एक बेनिफिट मिलता है टीचर्स को और पेरेंट्स को, वो ये मिलता है कि उन्हें सच्चाई का पता लग जाता है। दे फेस द रियलिटी कि हमारा बच्चा कहाँ, एक एथलीट जो है हमारा बच्चा जो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, एक रियलिटी टच मिलता है उनको। अब इस हम एक चीज करते हैं एनालाइज, फोटो और वीडियोस के एनालाइज, उनके मदद से हम जो है टाइमलाइन को डिफरेंशिएट करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी कि फोटोज देखिए उन्हें पुराने टाइम पे कैसा था और नए टाइम पे कैसा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेनिंग टाइमलाइंस विद द माइलस्टोन। अब जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट ये रहेगा, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो रहे हैं, इसमें साइकोलॉजिकल ट्रेट भी आते हैं, इसके बाद आपका एकेडमिक एंड बिहेवियर असेसमेंट आता है, स्किल असेसमेंट है, लेकिन ये चौथा पॉइंट, चार जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है, अब आता है रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड कोचेस। जो ग्रास रूट पे जो कोचेस हैं उनका क्या काम होता है और किस तरह से वो एक बच्चे के टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है या फिर जो कोच है वो बैकबोन है हमारी ओलंपिक एक्सीलेंस मिशन का। ये मान के चाहे इसमें ही आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि आप लोग ही, जितने भी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं या फिर जो कोचेस हैं, वो बैकबोन है हमारे इस ओलंपिक मिशन की, इस ओलंपिक एक्सीलेंस मिशन की, यानी कि 2030 में जो होने या होगा, ठीक है। क्योंकि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिर एक कोच एक पहला व्यक्ति होता है एक एथलीट का, जिससे एक एथलीट या फिर वो एक बच्चा मिलता है आकर, और वो उसका गुरु, बच्चे का गुरु जो है वो फिजिकल एजुकेशन टीचर ही होता है या फिर वो कोच ही होता है। अब यही फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिर यही जो कोच होते हैं जो एक फाउंडेशन रखते हैं एक एथलीट के लिए, एक बच्चे के लिए, बच्चे की स्पोर्ट्स स्किल को डेवलप करने के लिए, ठीक है। बच्चे में एक एटीट्यूड डेवलप करना, डिसिप्लिन को डेवलप करना, ये भी रोल फिजिकल एजुकेशन टीचर का होता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वो टैलेंट स्काउट का एक करता है स्कूल के अंदर, या फिर और जो कोच है वो कम्युनिटी के अंदर एक स्काउट का रोल अदा करता है। फिजिकल एजुकेटर जो है वो गैप जो है उसको फुलफिल कर रहा है, यानी कि एक ब्रिज बना रहा है, एक पुल बना देता है आपके पोटेंशियल के बीच में और एक ट्रेनिंग प्रोसेस के बीच में। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मान लो कि एक 14 साल की बेटी है, 14 साल की एक बच्ची है, वो लॉन्ग जंप का ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रही है, लॉन्ग जंप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है, और उससे क्या होता है लॉन्ग टर्म इम्प्रूव
इम्प्रूवमेंट वो करती है अपनी लॉन्ग जंप में, ठीक है। लॉन्ग जंप में 6 महीने का प्रोग्राम है और उसमें इम्प्रूवमेंट शो करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें रोल क्या होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन टीचर का और कोचेस का, कि वो उस बच्ची को आइडेंटिफाई किया है कि एक बच्ची है जो 14 साल की बच्ची है, 6 महीने का प्रोग्राम, उससे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया लॉन्ग जंप के ऊपर और उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, तो वो उस बच्ची को रजिस्टर करे नेशनल टैलेंट सर्च पोर्टल पे, ठीक है। ये वो पोर्टल है जहां पर टैलेंट हंट किया जाता है, ठीक है, और ताकि वो बच्ची जो है आगे साई के ट्रायल्स के लिए एलिजिबल हो जाए, साई वाले उनको बुलाएं और वहां पे उसका ट्रायल कंडक्ट किया जाए। अब रही बात इस चीज की, नेशनल टैलेंट सर्च पोर्टल, देखिए ये चीज वो है लॉन्च बाय साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, लेकिन कब किया था, अंडर खेलो इंडिया इनिशिएटिव। जो खेलो इंडिया आया था 2018 में, उस समय नेशनल टैलेंट सर्च पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया था, और इसको लॉन्च किसने किया था, क्या था इनको, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे श्री वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू थे, इन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो हमारा क्या काम रहा कि हम लोग बस टैलेंट को आइडेंटिफाई करें और वो नेशनल टैलेंट सर्च पोर्टल पे रजिस्टर करें, ताकि वो आगे की जो साइंस की ट्रायल्स हैं वहाँ पर जा सके, एलिजिबल हो सके और अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे भी शो कर सके। तो दिस ऑल अबाउट मेरा क्या ओपिनियन था, मैंने समझा इस चीज़ को लेकर वो किस तरह से एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ ये जो साइन का एक आपने दिखाता हूँ, एक ऑफिशियल लेटर निकाला है, जो साइन की मैं पहले बात करी थी स्टार्टिंग में इनिशियली में, कि साइन ने एक लेटर निकाला है कि कैसे क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसमें, किस तरह से कौन कौन एलिजिबल है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए, और किसके लिए ये प्रोग्राम कंडक्ट करने जा रहे हैं, ताकि उनको भी और एडवांस नॉलेज मिल सके। तो हमें क्लियरली लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, इसको पढ़िए। लेकिन मैं इसको हल्का सा आपको बता दूं कि इनमें कौन कौन से लोग जो होंगे वो एलिजिबल रहेंगे, इसका डेडलाइन कब तक है, आपने कैसे करना है, कैसे इसको आप एंटर कर सकते हो, रजिस्टर आपने आपको कैसे करना है, ठीक है, वो कैसे आपको इसको हेल्प मिलेगी। अभी देख सकते हैं लिखा हुआ है, एज प्रपोज ड्यूरिंग आवर मीटिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, हाईलाइटर कहाँ गया, दिस इज द हाईलाइटर, ओके दिस इज द हाईलाइटर, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, कर दो इसको एक बार, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वी हैव सक्सेसफुली, ये चीज़ें आप पढ़ लेना है इसको अच्छे से एक बारी स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, क्या एम कर रहे हैं, वो एम कर रहे हैं सबसे पहले कि एनहांस टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज एंड कोचिंग मैथडोलॉजी। सिमिलरली मैंने पहले बात करी थी, वो नए एडवांस टेक्निक से, एडवांस चीज़ों से आप परिचय दिलवाएंगे, एडवांस तरीका आपको बताएंगे किस तरह से आपने कोचिंग, मतलब आप देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में। प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग स्टैंडर्ड अलाइंड विद द ओलंपिक रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज एंड एलिवेट द स्टेटस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए स्टेटस तो इम्प्रूव पड़ेगा फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का, कोचेस का, ठीक है। जिस तरह से जितनी मेहनत करते हैं उतना इनको शायद रिजल्ट नहीं मिलता फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को, कोचेस को, तो ये डेफिनेटली एक हमारे लिए तुरुप का ही काम करेगी, जिससे फिजिकल एजुकेशन लेवल का भी स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव ज़रूर होगा। बिल्ड अ रोबस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओलंपिक 2036 एस्पिरेशन, जो हम लोग देख रहे हैं 2036 के ओलंपिक्स कंडक्ट करवाने के, वो भी हम फुलफिल करेंगे। क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ स्किल प्रोफेशनल्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मेडल विनिंग एथलीट्स। ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए हम लोगों को जो एथलीट्स, जो मेडल विनिंग परफॉर्मेंसेस ला सके। परफॉर्मेंसेस तो हमारी ऑलवेज मेडल विनिंग ही होती है, दिल छूने वाली होती है, हिम्मत ना हारना वो भी एक अलग कला है, राइट। तो लेकिन मेडल भी चाहिए साथ साथ में। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी कैसी रहेगी इसकी, अब देखो इसमें एलिजिबिलिटी में कि वी रिक्वायर कंप्रिहेंसिव डेटा कलेक्शन फ्रॉम ऑल एफिलेटेड यूनिट फ्रॉम द टॉप 3 कोचेज। ये देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, टॉप 3 कोचेज और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन ओलंपिक
ओलंपिक स्पोर्ट्स, मतलब हर एक यूनिट से इन लोगों को तीन टॉप फिजिकल टीचर्स, फिर कोच, टॉप के फिजिकल टीचर जो सेलेक्ट होगा, इट मींस और ठीक है। फॉर द स्टेट चैंपियनशिप 2024-25 कवरिंग बोथ इंडिविजुअल एंड टीम स्पोर्ट्स कैटेगरीज, these selected coaches PE टीचर्स, ये 2024-25 है, 25 शब्द चाहिए, शायद हो सकता है 2024-25 में पहले जो जिन्होंने अच्छा काम करा हो उनको पिक कर, शायद उन प्रायोरिटी से इसलिए लिखा होगा विद फॉर द स्टेट चैंपियनशिप कवरिंग बोथ इंडिविजुअल टीम स्पोर्ट्स। 2024-25 में जो पीछे SGFI हुई थी, ठीक है, अलग अलग वेन्यू हुई थी। पिछली बार बास्केटबॉल की SGFI छत्तीसगढ़ में हुई थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग। मैं गया था, टीम के साथ गया था, जम्मू कश्मीर की टीम के साथ गया था, आपने देखा भी होगा पीछे फोटोज में। तो दी सिलेक्टेड कोचेज एंड PE टीचर्स विल अंडरगो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन कोलैबोरेशन विद द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कंफर्म, ओके, एंश्योरिंग दे आर इक्विप्ड विद द कटिंग एज कोचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज। अभी देखिए डेडलाइन डेट है 19 अगस्त तक, 19-20 तक जो है आप लोग इसमें एलिजिबल मतलब फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप टॉप लेवल के एथलीट कोचेज हो या फिजिकल टीचर्स हो, आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ से साइन करवा के नीचे इन्होंने पूरा एक PDF भी चाहिए था। अगर आपको चाहिए होगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप चैनल, आप कमेंट करिए कि आपको चाहिए और मैं आपको व्हाट्सएप में वो प्रोवाइड, टेलीग्राम चैनल हमने यूज़ नहीं करते हैं उसको। उस बाद इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, वो मैं बता दूँ तो आपको बताता हूँ कैसे किया है। अब ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो देखने वाले हैं कि ओनली कोचेज एंड PE टीचर्स हु हैव अचीव्ड टॉप 3 रैंकिंग इन स्टेट चैंपियनशिप 2024 एंड 25 अंडर 14 में, अंडर 17 में, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस, यानी कि जिनकी वजह से स्टेट में मेडल आया है, तो वो कंसीडर किए जाएंगे। ऑल ओलंपिक स्पोर्ट्स डिसिप्लिन individual and team sports coaches should include incomplete submission will not be processed complete submission चाहिए, वो अथॉरिटी से आपको साइन करवाने पड़ेंगे, स्टैंप लगवानी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद कंप्लीट करनी पड़ेगी, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद ही जो है आपका जो फॉर्म होगा वो एलिजिबल माना जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिलवा सकता, बता सकता हूँ इस बारे में। है ये इस तरह का है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको मज़ा आया हो आज की इस वीडियो पर। अगर आपको आइए तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करिए, बताइए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कमी रह रही है जिसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी तो इम्प्रूवमेंट करनी है ना, इम्प्रूवमेंट हमें भी करनी है, हमें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो वो ट्रेनिंग कौन देगा? वो आप लोग देंगे। आप लोगों की वजह से हमें पता लगेगा कि किस तरह से काम करने, कैसे और चीज़ों को हम यूज़ करके इसमें आपको और बेहतरीन समझा सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी देर से मैं लगा वो समझ रहा हूँ, इसको नोट डाउन किए, मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट नैरेटिव लिख के उसको कर रहा हूँ आप सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी, इससे हम दोनों को मज़ा आना चाहिए, ठीक। तो इस बीच में मैं साइन अप करता हूँ आपसे, तो अलविदा चाहूँगा, अगली फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो पे। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू एवरीवन गाइस।